हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आपने जाना सेल क्या होता है, सेल के क्या कार्य होते हैं, तो कुछ चीजें आप यहाँ पर सेल के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे जो सेल है, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक बार देख लेते हैं अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें समझी हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देखा है सेल का, ठीक है। सेल किसे कहते हैं, सेल की एक डेफिनेशन आपने देखी है जो कि सबसे फेमस लाइन है। और आपने कहा कि सेल क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है या फिर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। सेकेंड, हमने कुछ यहाँ पे डिस्कवरीज की बात की थी कि किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है और कब डिस्कवर किया है। ये जो भी डिस्कवरी आपने यहाँ पे देखी है सेल से रिलेटेड थी, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। चलिए, सेल थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें, हमने कहा था कि यहाँ पर दो आपके पास क्या आए थे, साइंटिस्ट आए थे, शेल्डन एंड स्वान, जिन्होंने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसमें सिर्फ यही चीजें बताई गई हैं कि सारे जो भी जितने भी जीव हैं वो कोशिका से मिलकर के बने हैं, ठीक है। और कोशिका क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पुरानी सेल से ही बन रहे थे। इजी है, कोई टफ नहीं है। यही सारी चीजें आपने इंट्रोडक्शन में भी क्या की थी, डिस्कस की थी। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमने बात की थी कैसे एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीवों का उत्पन्न हुए। यहाँ पर ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। और आपके पास एक सीक्वेंस आया था जिसमें आपने कहा था सेल के एक ग्रुप से मिलकर के आपके पास टिश्यू आए, टिश्यू के ग्रुप से मिल करके आपके पास ऑर्गन आए, ऑर्गन के ग्रुप को मिला करके आपके पास ऑर्गन सिस्टम आया, और ऑर्गन सिस्टम को मिला करके आपके पास पूरी बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है। टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की हम बात करें कि यहाँ पर और जो सेल है, सेल की संख्या की उपस्थिति के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म आए थे। यूनिसेलुलर जिसे आप एक कोशिकीय कहते हैं, मल्टी सेलुलर जिसे आप बहुकोशिकीय कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमारे लिए नई चीजें नहीं है या फिर बहुत ज्यादा टफ नहीं है जो कि आपको अभी तक समझ नहीं आया हुआ। एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात कर रहे थे सेल के स्ट्रक्चर की। हमने कहा सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ उनके जो कार्य होते हैं वो भी आपके पास अलग अलग आते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो आपकी रक्त है, आपका रक्त अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बना है। आरबीसी की हमने बात की, डब्ल्यूबीसी की हमने बात की, ब्लड प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, हमने कहा तीनों का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, संरचना अलग है यहाँ पर। और आपने कहा फंक्शन भी अलग है। ऐसे ही मसल सेल्स भी आपके पास 3 प्रकार के आते हैं जिसका कार्य अलग था यहाँ पर। ऐसे ही आपके पास आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार की सेल्स आती हैं जिनकी संरचना अलग होती है, वो दिखने में अलग होते हैं, उनका कार्य भी अलग होता है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि कैसे कोई एक सेल यहाँ पर इतने कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होते हैं, इतने जो जटिल कार्य होते हैं, उन्हें कैसे कर पाती है। हमने कहा क्योंकि सेल में अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज होती है जिसे आप कोशिकाएं भी कहते हैं। वो सेल की सहायता करती है अलग अलग कार्य को करने के लिए। सेल के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमने कहा सेल का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट कवरिंग को आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। बीच में जो लिक्विड वाला पोर्शन था उसे आपने साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहा। बीच में आपने कहा एक केंद्रक होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिसे आपने केंद्रक कहा था, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और इससे रिलेटेड आपने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ गेट यहाँ पर काम करता है। कौन सी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर जाएंगी, सेल से बाहर जाएंगी, ये डिसाइड करता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी की बेसिस पे आपने दो फिनोमिना यहाँ पर पढ़े थे। सबसे पहले आपने पढ़ा था यहाँ पर परासरण के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ा था यहाँ पर विसरण के बारे में, ठीक है। हमने विसरण के बारे में पढ़ा था। विसरण क्या होता है, आपने कहा विसरण क्या होता है, गैसों का बहाव होता है, गैसों का बहना सिंपली विसरण कहलाता है। और गैसे कैसे बहेंगे, आपने कहा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। सेकेंड जो हमारे पास आया था, हमने बात की थी ऑस्मोसिस की, ठीक है। और ऑस्मोसिस की जब हमने बात की थी, आपके पास तीन चीजें आई थी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, तीनों सॉल्यूशन को हमने अच्छे से समझा है, जाना है तीनों सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे, मैं मान के चल रही हूँ। तो यहाँ पर हम इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है।
इसके साथ ही आपने यहाँ पर सेल वॉल की बात की थी, आपने कहा ठीक है सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग थी, लेकिन ये बात थी जब हम एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे थे। अगर अदर सेल की हम बात करें, जैसे बैक्टीरियल सेल हो गई है, फंगल सेल हो गई है, प्लांट सेल हो गई है, हमने कहा इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, सेल वॉल होगी। इनमें सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी लेकिन सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के बारे में हमने जाना और हमने देखा कि जो सेल यहाँ पर सेल वॉल है वो अलग अलग सेल में अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी है। जैसे कि फंगल सेल की बात करें, हमने कहा काइटिन से बनी है। हमने प्लांट सेल की बात की, हमने कहा सेलुलोज से बनी है। इसी प्रकार से हमने कहा कि जो सेल वॉल है वो अलग अलग चीजों से यहाँ पर बनी है। चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी न्यूक्लियस की, जिसे आप ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, और इसी में आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए। डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। आपने कहा कि यहाँ पर हमारी बॉडी में पर सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिन्हें आप 23 जोड़ों के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पर प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमने बात की थी यहाँ पर। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल यानी कि प्रिमिटिव सेल यानी कि पुरानी सेल यानी कि सिंपल सेल, जिसमें ना सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है ना कि उसमें यहाँ पर क्या है, जो उसके कोशिकांग है वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि जो कोशिकांग है उनमें भी झिल्ली नहीं पाई जा रही है। यूकैरियोट में आपने कहा डेवलप सेल है, पूर्ण विकसित सेल है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी आ जाती है। यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली में क्या आ जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड आ गए हैं। और हमने कहा इसके अलावा यहाँ पर केंद्रक भी पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये आपको बताया गया था। और बीच वाला जो पोर्शन आपके पास आता है, ये वाला पोर्शन, ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म है। इसी साइटोप्लाज्म में आपके क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसे आप कोशिकांग कह रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, कोशिकांग को ही हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल आपके पास आए थे सेल ऑर्गेनेलीज के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया था, ईआर जिसे कहते हैं, राइबोसोम्स आए थे, गोल्जी अपैरेटस आया था, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, और वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं हैं। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, सभी का अलग अलग फंक्शन है। देखिए हम बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं, जब भी हम किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम तभी पढ़ते हैं जब उसका कोई इंपॉर्टेंस हो, जब उसका कोई कार्य हो। ठीक है, हमें दो चीजें यहाँ पर चाहिए होती है, या तो हमें कुछ बेनिफिट वहां पर मिल रहा है इसलिए हम उसे स्टडी करेंगे, या फिर हमें उसके हार्मफुल इफेक्ट यानी कि हानिकारक प्रभावों को रोकना है, इसलिए हम उसे स्टडी कर रहे हैं। कोई ना कोई रीजन हमारे पास होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ईआर के बारे में। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप यही कहेंगे, ईआर इसे शॉर्ट में कहते हैं, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक, आर फॉर रेटिकुलम। जो आपका ईआर है वो हमने कहा था दो प्रकार का होता है, एस ई आर और आर ई आर। ठीक है, एस ई आर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर ई आर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा कि जो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ये आपकी सेल आ गई है, यहाँ पर न्यूक्लियस आ गया है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। क्या होता है, वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का कैसे होता है, आपने कहा कि ये कुछ ऐसे होता है चेन जैसी संरचनाएं होती है। जैसे अगर आप डायग्राम देखेंगे सेल का, ये इस प्रकार से, ये आपकी क्या है, यूकैरियोट सेल है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका न्यूक्लियस है, ये वाला पोर्शन। अब आप देखिए इसके अलावा जो भी इस प्रकार की संरचनाएं, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये कुछ इस प्रकार की संरचनाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर इस प्रकार से कुछ इसी प्रकार की संरचनाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये वाली जो पूरी संरचनाएं हैं ये आपके पास आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप क्या समझे इस डायग्राम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास होगा तो हमने कहा दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पर दो प्रकार का आपको दिखाई दे रहा होगा, कैसे, कुछ तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है जो डॉटेड है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डॉट डॉट आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसे देखिए, क्या यहाँ पर आपको डॉट दिखाई दिए, नहीं दिखाई दिए, कैसा है, स्मूथ है, इसकी लेयर कैसी है, स्मूथ है।
यहाँ पर आपको छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आप इसे कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए इसका जो नाम है आपने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसका जो नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं और एक में आपको डॉट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब हमने कहा कि ये जो डॉट होते हैं ये डॉट क्या है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आता है कि ये जो छोटे छोटे डॉट हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में आप तब बात करेंगे जब आप फंक्शन देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। चलिए, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप पढ़ लेते हैं। द स्ट्रक्चर of the endoplasmic reticulum is quite similar to that of the plasma membrane. It is a network-like structure that consists of a membrane-bound tubes and sheet. आपने बोला जो ER की संरचना है काफी हद तक प्लाज्मा झिल्ली के समान है। क्यों प्लाज्मा झिल्ली के समान है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो लेयर जैसी संरचनाएं हैं। ठीक है, ये एक नेटवर्क जैसी संरचनाएं होती हैं जिसमें झिल्ली से बंधी ट्यूब और चादरें होती हैं। कुछ ऐसी ही दिखाई दी आपको, ट्यूब जैसी संरचनाएं दिखाई दी। आपने बोला दो प्रकार का होता है, ठीक है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। ठीक है, रफ ईआर कंटेन राइबोसोम्स। अब देखिए रफ ईआर में राइबोसोम्स होते थे, जो आपको वहां पर छोटे छोटे दाने नुमा संरचनाएं दिखाई दी थी वो क्या थी, राइबोसोम थे। अब ये राइबोसोम क्या होते हैं, इनका भी कुछ फंक्शन होता होगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने बोला ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कौन, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेंगे और यही राइबोसोम कहाँ पे लगे हैं, आपने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर इसे खुरदुरी बनावट देते हैं। स्मूथ ईआर की बात करें तो आपने कहा ये वसा और लिपिड का निर्माण करती है जो कोशिका को कार्य करने की अनुमति देती है। आप क्या समझे, जो आपका आर ईआर था वो प्रोटीन के निर्माण में सहायता कर रहा था, क्योंकि इस पे राइबोसोम लगे हुए हैं तो ये क्या करेगा, प्रोटीन की पैकिंग करेगा फिर। ठीक है, जो स्मूथ ईआर है आपने कहा वो लिपिड और फैट का यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। अब आपको कुछ और चीजें बताई गई हैं यहाँ पर आर ईआर और एस ईआर के बारे में। आपने कहा दीज आर रफ on outside and are linked to ribosomes. Protein synthesis is carried out by these cells. आपने बोला ये बाहर से खुरदुरे होते हैं, राइबोसोम इन पे जुड़े होते हैं और इनकी कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है। किसकी कोशिकाओं के द्वारा, आपने कहा राइबोसोम कर रहा है। एसईआर में आपने कहा दीज आर स्मूथ ऑन द आउटसाइड, आपने कहा ये बाहर की ओर होते हैं। ठीक है, एंड हैव आर नथिंग टू डू विद अ राइबोसोम, इनमें राइबोसोम नहीं लगे होंगे। It aids in the production of fat molecule also known as lipid. It also aids in the detoxification of a variety of toxin and medication. अब आपने बोला जो SCR होते हैं ये बाहर से कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं, इनका राइबोसोम से कोई भी लेना देना नहीं है, इसका मतलब इनमें राइबोसोम नहीं लगे होंगे। ठीक है, ये वसा अणुओं के उत्पादन में सहायता करते हैं जिन्हें हम लिपिड भी कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थों और दवाओं के विषरण में सहायता करते हैं। ये आपके पास आए हैं, ये आपके पास आए हैं किसके फंक्शन, एसईआर और आरईआर के। अब अलग से अगर फंक्शन को देखें तो आपने बोला क्या फंक्शन होंगे इनके, आपने कहा प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस ऑन ईआर आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। द प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट शब्द है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, किसे कहते हैं, आपने बोला कि जो भी यहाँ पर ईआर में प्रोटीन बन रहा है और लिपिड बन रहा है, इन दोनों का जो यूज किया जाता है ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में किया जाता है। आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर जो एनिमल सेल के हम कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर जो हम सेल मेम्ब्रेन की कहते हैं वो ये है। क्या किया जा रहा है, जो प्रोटीन बन रही है, जो यहाँ पे लिपिड बन रहा है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हम इसका यूज कर रहे हैं और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, बायो का मतलब होता है लाइफ से रिलेटेड है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, मेम्ब्रेन आप समझते हैं, झिल्ली जिसे हम कहते हैं। सेकेंड आपने बोला प्रोटीन कैन एक्ट एज एन एंजाइम, जो प्रोटीन है वो एंजाइम के जैसे कार्य करता है। अब एंजाइम के क्या कार्य होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एंजाइम के क्या कार्य होते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। एंजाइम के कार्य आपके लिए होमवर्क में है। तो आपके जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम की भांति भी कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला बोथ प्रोटीन एंड लिपिड कैन एक्ट एज अ हार्मोन। अब ये हार्मोन के जैसे भी कार्य करते हैं। तो अब आपने कहा कि हार्मोन के क्या कार्य होंगे, फिर हार्मोन के क्या कार्य होंगे, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क में है।
कि आप देखेंगे एंजाइम और हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपने ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने वहाँ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे हार्मोन्स के क्या, हार्मोन्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो अगर आपको हार्मोन्स के एग्जाम्पल याद हैं, अगर आपको एंजाइम्स जो हैं उनके एग्जाम्पल याद हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि उसके फंक्शन क्या होते हैं। एक बार आप लोग देख के आएंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हार्मोन और यहाँ पर एंजाइम्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य आप देख चुके हैं, क्या क्या कार्य आपने कहा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आपने बोला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद कर रहा है, परिवहन में भी मदद कर रहा है, किस किस के बीच में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका जड़ के अलग अलग भागों के बीच में, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ये न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, folding of protein which are synthesized by ribosomes on RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुआ, राइबोसोम ने क्या किया, वहां पर प्रोटीन बनाया। अब यहाँ पर जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की फोल्डिंग कर रहा है, या आप कह सकते हैं पैकिंग कर रहा है। ठीक है, डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल इज द फंक्शन ऑफ SCR। इंपॉर्टेंट है, आपने कहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है। जैसे कि आप कोई दवाई लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, या कोई ड्रग्स अगर कोई ले रहा है, तो आपका SCR क्या कर रहा है, सेल को डिटॉक्सिफाई यहाँ पर कर रहा है। तो पढ़ लीजिए आपने क्या क्या चीजें समझी हैं। आपने बोला लिपिड और प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं, क्या कार्य होते हैं। ER पर संश्लेषित प्रोटीन और लिपिड का उपयोग कोशिका झिल्ली बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन और लिपिड दोनों हार्मोन के रूप में भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ER में आपने बोला क्या करता है, साइटोप्लाज्म के विभिन्न भागों के बीच तथा केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच सामग्री का परिवहन। अब सामग्री क्या होगी, यही तो सामग्री है जो जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे प्रोटीन हो गया है, जैसे आपने कहा लिपिड हो गया है, यही आपके क्या है, सामग्री है। RER पर राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन की क्या करना, तह करना या उसकी पैकिंग करना, क्या, ठीक है, फोल्डिंग करना। कोशिका से जहर और दवाओं के विषहरण करना SCR का क्या है, कार्य है। यानी कि जो आपकी सेल है उसे डिटॉक्सिफाई करना, उसमें जो भी ड्रग्स हैं, उसमें जो भी क्या है टॉक्सिन है, उसे क्या करना, रिमूव करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, कार्य जो भी है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, या फिर इसमें प्रोटीन और लिपिड बन रहा है, उसके क्या कार्य हैं, उसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, ये बात हमने की है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अगला जो हमारे पास यहाँ पर सेल ऑर्गेनेली आती है, दैट इज गोल्जी अपैरेटस। सबसे पहले गोल्जी अपैरेटस का डायग्राम आप देख लीजिए। ये आपके पास इस प्रकार से गोल्जी अपैरेटस है। ठीक है, कुछ यहाँ पर नाम आपके पास आएंगे, जैसे कि यहाँ पर सिस फेज हो गया है और ट्रांसफेज हो गया है, जैसे कि न्यूली फॉर्म वेसिकल्स आ गए हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स है, ये ल्यूमेन है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर क्या आते हैं, गोल्जी अपैरेटस के पार्ट्स आते हैं। पढ़ लें यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस के बारे में। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, आपको जो सेल ऑर्गेनेली है उनके नाम देखने हैं, उनकी संरचना देखनी है, क्या कार्य होते हैं उनके, ये देखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। आपने कहा गोल्जी अपैरेटस क्यों हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने डिस्कवर किया था इसे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, इट कंटेन वेसिकल्स दैट आर अरेंज पैरेलल इन स्टैक्स। आपने बोला इसमें क्या पाए जाते हैं, वेसिकल्स पाए जाते हैं। बहुत सारी वेसिकल्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, आपने बोला इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कुछ ये हैं, कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स ये हैं, न्यूली फॉर्म वेसिकल्स ये हैं। यहाँ पर न्यूली फॉर्म वेसिकल्स ये क्या हो रही हैं, जो न्यूली फॉर्म वेसिकल्स हैं वो बन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बोला कि जो यहाँ पर क्या होती है, गोल्जी अपैरेटस, उसमें बहुत सारी वेसिकल्स पाई जाती हैं। These these stalks are called a cisterns। अब cisterns कहाँ पर है, एक एक करके आप स्ट्रक्चर देखिए। cisterns आपने कहाँ पर देखा था, ये रहे। आपने बोला यहाँ पर बहुत सारी वेसिकल्स हैं। ठीक है, और वेसिकल्स के साथ साथ आपने सेकेंड लाइन क्या पढ़ी थी, इट कंटेन वेसिकल्स दैट आर अरेंज पैरेलल इन स्टैक्स। ये क्या होती है, पैरेलल अरेंज होती है स्टैक्स में। दीज स्टैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्न। इन स्टैक्स को आप क्या कह रहे हैं, सिस्टर्न कह रहे हैं। ये जो आपके पास फोल्ड आ रहे हैं, सिंपली आपने क्या कहा, बहुत सारी वेसिकल्स पाई जा रही हैं, कुछ इस प्रकार से अरेंज है, फोल्ड बना रहे हैं, और इन फोल्ड को आप क्या कह रहे हैं, इन फोल्ड को आप क्या कह रहे हैं, सिस्टर्न कह रहे हैं। ठीक है,
These vesicles have their own membrane. अब आप जानते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इसकी यूकैरियोट सेल की हम बात कर रहे हैं, तो हर एक सेल ऑर्गेनली जो होगी, ये हर एक कोशिकाओं जो होगा उसमें अपनी मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या है, यूकैरियोट है, वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट आपने बोला दीज मेम्ब्रेन आर समटाइम्स कनेक्ट टू दोज ऑफ द ईआर। आपने बोला कि यहाँ पर क्या होती है, इनमें अपनी मेम्ब्रेन होती है, और कभी कभी ये जो मेम्ब्रेन होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होती हैं। अब एक बार देख लेते हैं, अगर आपके पास इमेज में दिखाया गया होगा। चलिए, ये आपके पास क्या आती है, गोल्जी अपैरेटस, ये आ गया है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। तो ये कहा गया कि इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन होगी, यानी कि ये मेम्ब्रेन से क्या होगी, कवर्ड होगी, और कभी कभी ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, फंक्शन देख लें, गोल्जी अपैरेटस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। आपने बोला गोल्जी apparatus carries material synthesized by the ER to different parts of the cell। तो सबसे पहले तो जो गोल्जी apparatus है वो पैकिंग भी करता है, पैकिंग करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। आपने कहा जो भी चीजें, जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, अब जो आपका गोल्जी apparatus है वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स में। द मटीरियल इज स्टोर्ड एंड पैक्ड इन वेसिकल्स। अब ये जो वेसिकल्स हो रही हैं इनमें होता क्या है, मटेरियल स्टोर होता है, वहां पर पैकिंग होती है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये आपका आता है इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ, गोल्जी apparatus में हुआ। अब लाइसोसोम के बारे में आपने सुना होगा, आपने बिल्कुल सुना होगा, जिसे आप सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं कि अगर इनकेस जो लाइसोसोम है वो फट गया तो ये पूरी सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसका मतलब पूरी सेल वहां पर क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आपने बात की यहाँ पर गोल्जी apparatus के बारे में, आपने कहा इसमें वेसिकल्स होते हैं जो ढेर सारे समांतर व्यवस्थित होते हैं, इन ढेरों को सिस्टम कहा जाता है। इन पुटिकाओं की अपनी झिल्ली होती है, और ये झिल्लियां कभी कभी ईआर से जुड़ी होती है। कार्य क्या है, गोल्जी उपकरण ईआर द्वारा संश्लेषित सामग्री को कोशिका के विभिन्न भागों तक ले जाता है। सामग्री पुटिकाओं में संग्रहित और पैक की जाती है। जटिल शर्करा का निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए आप यहाँ पर गोल्जी apparatus के फंक्शन। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास apparatus आता है, एक बार आप लोग फिर से गोल्जी apparatus का डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास apparatus आता है, दैट इज लाइसोसोम। अब आप देखिए यहाँ पर होता है कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, अब डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे आप गोल्जी apparatus में आपने अलग अलग क्या देखे, वहाँ पर लेवलिंग देखी, अलग अलग पार्ट्स देखे। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, फंक्शंस आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, इतना इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास लाइसोसोम आते हैं। तो लाइसोसोम आपने बोला क्या होते हैं, लाइसोसोम्स आर एंजाइम फिल्ड मेम्ब्रेनस सैक। आपने बोला लाइसोसोम एंजाइम से भरी झिल्लीदार थैली होती है। अब झिल्ली सभी में पाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम प्रोकैरियोट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूकैरियोट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने बोला आर यार प्रोड्यूस दीज एंजाइम। अब इंपॉर्टेंट लाइन आपको मिल गई है, क्या मिली, आपने बोला कि लाइसोसोम जो है उसमें बहुत सारे एंजाइम भरे हुए होते हैं, और इन एंजाइम्स का उत्पाद कौन कर रहा है, आपने बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। इसके साथ साथ आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन मिल गया है, ठीक है। क्या क्या फंक्शन आपने देखे थे, अगर आप बात करें आर्या की, आपने बोला वहां पर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी उसकी क्या कर रहे थे, आपने कहा फोल्डिंग कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर जो प्रोटीन वहां पर बन रहा था, प्रोटीन और आपने फैट के फंक्शन देखे थे। इसके अलावा आपने कहा कि जो आरआर है वो क्या करेगा, एंजाइम्स का प्रोडक्शन करेगा। कौन से एंजाइम का प्रोडक्शन, जो आपके लाइसोसोम में पाए जा रहे हैं। तो लाइसोसोम कहाँ से बना है, लाइसोसोम कैसे बन रहा था, गोल्जी apparatus से बन रहा था, और लाइसोसोम में जो आपके एंजाइम्स पाए जा रहे हैं वो कौन बना रहा है, आरआर बना रहे हैं, ठीक है। दे आर अ टाइप ऑफ सेल वेस्ट डिस्पोजल डिवाइस। आपने बोला वे एक प्रकार की सेल है जो अपशिष्ट निपटन के उपकरण हैं। अपशिष्ट समझते हैं आप लोग, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे कि हम करते क्या है, हमारे घरों में होता क्या है, जैसे आपका किचन है तो आप एक डस्टबिन किचन में रखते थे कि जो भी किचन का डस्ट होगा आप उस डस्टबिन में डाल देंगे। एक डस्टबिन आप क्या करते हैं, अपने रूम
क्या करेंगे, उस डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि आपका किचन एक सेल है। ठीक है, किचन क्या है, एक सेल है, कोशिका है, और किचन में जो आपका डस्टबिन है वो क्या है, वहां पर अपशिष्ट निपटन का एक उपकरण है। तो आपने कहा कि हमारी सेल में जो अपशिष्ट निपटन उपकरण है वो क्या है, लाइसोसोम है। ठीक है, they aid in the cleaning of the cell by digesting foreign substance as well as a worn out cell organisms। आपने बोला ये विदेशी पदार्थों के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका की सफाई करते हैं। जो भी वहाँ पर डेड सेल्स होती हैं या फिर जो ऐसे मटेरियल होगा जो हमारी सेल के किसी काम का नहीं होता है, उसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। कैसे डाइजेस्ट करेंगे, इनमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, hydrolytic enzymes in lysosome are capable of digesting cellular macromolecules। आपने बोला लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स पचाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, when a cell is damaged the lysosome may burst allowing the cell's enzymes to digest। as a result lysosome are referred to as a suicidal bags। आपने बोला जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट सकता है, जिससे कोशिका के पाचक एंजाइम बाहर निकल करके क्या कर सकते हैं, सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप क्या कह रहे हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कह रहे हैं। ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत कॉमन है, लेकिन आपको याद रखना है सेल की आत्मघाती थैली आप किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें यहाँ पर स्टार करी हैं वो चीजें आप यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, आपके पास जो पार्ट आता है ये आपको लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आपने देखी, आपने कहा सबसे पहले तो आपको मेम्ब्रेन दिखाया गया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दिखाए गए हैं, ये आपको एंजाइम्स दिखाए गए हैं। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट आता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास काफी सारे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है, क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका कुछ फंक्शन है, इनर मेम्ब्रेन का कुछ फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर चलती है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है, एनर्जी रिलीज यहाँ पर होती है, सारी चीजें यहाँ पर चलती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग क्या करेंगे, घर से पढ़ करके लेके आएंगे, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।